नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और आज के वीडियो में हम कोई सारे टॉपिक को करेंगे जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी की भूटान यात्रा हुई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 71 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आज आने की संभावना है कि आज हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि आज रिजल्ट आ जाए आपका। देखिए क्या होता है, इस वीक में तो कंफर्म ही है, आज आ जाने की संभावना पूरी है कि शायद आज रिजल्ट दे दे बीपीएससी। उसके अलावा यही है कि एईडीओ का एग्ज़ाम आपका जनवरी में शेड्यूल टाइम पर ही होगा, तो उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी पीटी के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये गलत ट्रेंड है। आप फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे क्योंकि समय ही नहीं बचेगा। इसलिए कृपया एईडीओ के लिए ध्यान से प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और उसके साथ में जीएस का भी। अगर आपको जीएस प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए भी अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर जॉब होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोगों का जॉब होता है, उसको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, जिसमें स्किल्ड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए। तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इसको नाम दिया गया है। इससे पहले क्या होता था, जैसे मुंबई अटैक को अगर आप देखेंगे 2008 का, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कसाब था या कई सारे आतंकवादी थे, वो वीक फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, गरीब परिवार से आते थे। तो पैसे का लोभ, भरपेट खाने का लोभ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इत्यादि का लोभ दे करके उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करवाया जाता था। उसके अलावा रेडिकल उनको बनाया जाता था, उसमें धार्मिक चीज़ें तो शामिल होती ही हैं। लेकिन ये जो हैं, ये कोई भूखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग नहीं हैं, अच्छे खासे प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके नाम में डॉक्टर आपको लगा हुआ मिलेगा। और कई सारे लोग गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब के सब एक मॉड्यूल के तहत में काम कर रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि ये जो 2900 किलो पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट, इसका यूज करके बॉम्ब बनाया जाए और दिल्ली को दहला दिया जाए। 26 जनवरी के लिए ये लोग प्लान कर रहे थे, 26 जनवरी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये पैनिक में हुआ है, कोई ऐसा और सही से ये ब्लास्ट के लिए उस इक्विपमेंट को तैयार भी नहीं कर पाए, इसलिए ब्लास्ट छोटा हुआ, जिसके कारण से माना जा रहा है कि प्री मैच्योर पैनिक में एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया। वो कैरी कर रहे थे, उसको लेकर के जा रहे थे कहीं और, जिस दौरान वो ब्लास्ट कर गया है। तो आपसे जो सवाल पूछेगा आप उस पर आते हैं। सोचिएगा सवाल क्या पूछा जा सकता है यहाँ से। पहला टॉपिक जो पूछेगा वो है आतंकवाद। आतंकवाद की समस्या क्या है, भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है। आतंकवाद की समस्या और समाधान आपसे पूछ सकता है। तो जिसमें आप जब बताना शुरू करते हैं पिछले वाले हिस्से को, तो वो सही नहीं होता है। हमेशा करंट अफेयर को जोड़ करके लिखा कीजिए, या फिर इसमें भारत का नाम अगर हटा देगा कि आतंकवाद का वैश्विक स्वरूप क्या है और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, तो आपको भारत के साथ साथ अमेरिका में हो रहे, यूरोप में हो रहे, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि जगहों पर, इजराइल में हो रहे आतंकवादी घटनाओं को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है, टेरर मॉड्यूल, ये क्या है और क्या कारण है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी, जिनसे डॉक्टर नाम में लगा हुआ है, जीवन बचाने की उम्मीद की जाती है, पढ़ लिख के भी डॉक्टर ही आतंकवादी ही बनना है तो बिना पढ़े लिखे ही बन जाओ, है ना। कम से कम डॉक्टर्स का नाम तो ख़राब नहीं होगा ना। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि क्यों क्या कारण है कि इस तरह के लोग भी जो हैं वो इस दिशा में जा रहे हैं, इसके कारणों को पहचानिए और क्या समाधान इसका हो सकता है। तो ये व्हाइट कॉलर जो ग्रुप है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसके बारे में कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँ। आपको मैंने पढ़ने के लिए टॉपिक दिया है, आतंकवाद को पढ़िएगा, आतंकवाद को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए, निबंध में पूछा जा सकता है, GS1 GS2 करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, GS1 GS2 करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। कारण पूछेगा आपसे, इसका कारण पूछेगा, प्रभाव पूछेगा, वर्तमान स्थिति पूछ सकता है, जिसमें आपसे भारत से जुड़े हुए डेटा की उम्मीद की जाती है। उसके बाद आपसे इसका समाधान पूछ सकता है, तो ये आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको तैयार करना चाहिए। आज का जो अपना पहला टॉपिक है वह भारत और भूटान के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भूटान यात्रा हुई है,
तो उसको हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या। एक चीज़ और है कि बिहार में इलेक्शन का एग्जिट पोल आया है कल, वो मायने नहीं रखता, वो सब मत पढ़िएगा एग्जिट पोल में क्या है क्या नहीं चीज़, ठीक है, देखने के लिए देख लिया। लेकिन बिहार इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये भी होगा कि कौन से सीट से किस प्रकार के उम्मीदवार जीते हैं, कौन सबसे ज़्यादा अंतर से जीता है, कौन सबसे कम अंतर से जीता है, किस भाग में किसकी जीत हुई है। कई ऐसे सीट हैं, एक सीट है शायद जहाँ पर इलेक्शन का बाइकआउट भी किया गया था। तो ये सब पीटी फैक्ट में आपसे पूछे जाते हैं, तो इलेक्शन के पश्चात हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ आज मैंने कोई फैक्ट शामिल नहीं किया है, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के पश्चात से जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको उसका सारा फैक्ट एक साथ करवा दूंगा। देखिए प्रधानमंत्री जी वहाँ पर K4 किंग 4 जो हैं भूटान के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शामिल होने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कोई इस प्रकार का कार्यक्रम शेड्यूल होता है तो उसको शॉर्ट टर्म पर कैंसिल नहीं किया जाता है, उसमें भी तब जब भूटान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया है और उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 11 नवंबर को उनकी यात्रा हुई है, भूटान की 2 दिवसीय यात्रा। यहाँ यात्रा भारत भूटान के बीच सांस्कृतिक और सीमावर्ती संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। जो मोदी जी ने पूर्व राजा जिंगमे सिंगये वांगचुक इनका नाम है, नाम याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं इनका 70वां बर्थडे था, उसी उपलक्ष्य में वहाँ पर शामिल होने गए थे। ये तो छोटा सा पीटी फैक्ट हो गया। अब कौन से जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है वो हम जरा देखेंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। इसका क्या नाम है? पूना सांगचो इसको कहा जाता है, वैसे हिंदी में तो इस प्रकार से लिखा गया है, प्यूना सांगचो कहा जाता है। देखिए इसका सेकेंड प्यूना सांगचो 2 जो हाइड्रोलिकल प्रोजेक्ट है, मतलब जल विद्युत प्रोजेक्ट है जिसमें डैम बनाए जाते हैं। रन ऑफ द रिवर डैम, रन ऑफ द रिवर डैम क्या होता है बंधुओं? इसमें देखिए डैम जो होते हैं, ये नदी बह रही है, इसको हमने बड़ा सा डैम बना करके घेर दिया। अब इसके फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल वे में इसको बहा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल डैम होता है जो आप जगह जगह बनते हुए देखते हैं। रन ऑफ द रिवर डैम ऐसा नहीं होता है, इसमें नदी का जल का जो प्रवाह है वो बाधित किया गया था, अभी जो मैंने बताया था। लेकिन रन ऑफ द रिवर डैम में क्या होता है, ये नदी बह रही है, नदी के एक धार को हमने काट के इधर लाया, यहाँ पर हमने डैम बनाया छोटा सा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये नदी अपना मुख्य धारा उसकी बह ही रही है, यहाँ पर हमने डायनेमो लगाकर बिजली उत्पादन किया, उसी पानी को बहते हुए भी रोका नहीं है हमने, और उसको फिर हमने आगे इसमें मिला दिया। इसको रन ऑफ द रिवर डैम कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर डैम का जिसमें नदी के प्रवाह को बाधित नहीं किया जाता है। नदियों के नाम भी देख लेंगे हम लोग। भारत और भूटान के बीच में बहुत सारी हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो लगाए गए हैं, क्योंकि भूटान जो है हिमालय के भाग में स्थित है और वहाँ पर कई सारे ऐसे जल स्रोत हैं जो ऊंचे प्रवाह से होते हुए आते हैं, और वहाँ का टेरेन ऐसा है, टेरेन का मतलब पहाड़ी भागों से जब जल का स्रोत आता है तो वहाँ पर डैम बनाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि नेचुरल रूप से वहाँ पर क्या है, अवरोध है, हमें बस जो छोटा सा गैप है उसको भरना है। इसलिए पहाड़ी भागों में डैम अधिक आसान होता है तुलनात्मक रूप से बनाना। तो भारत और भूटान ने मिलकर के कई सारे वहाँ पर डैम बनाए हैं, जिसके कारण से भारत और भूटान के बीच में बिजली को लेकर के बहुत अच्छा संबंध है। यह एक रन ऑफ द रिवर नदी के प्रवाह पर आधारित जल विद्युत परियोजना है जो भूटान की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने और भारत का स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परियोजना का निर्माण भारत सरकार के वित्त पोषण से हुआ है और यह दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट भूटान के वांगडू फोरदांग जिले में स्थित है। तो भूटान का यह जिला है जहां पर भारत के वित्तीय सहयोग से एक जल विद्युत परियोजना जिसको प्योनांगसू सेकेंड कहा जाता है वो कल उद्घाटन किया गया है। भूटान के वांगडू फोरदांग जिले में पुनसांगसू नदी है, इसी नदी के नाम पर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है। यह नदी भूटान की प्रमुख नदियों में से एक है जो हिमालय से निकलती है। इस जो पावर प्रोजेक्ट है इसका क्षमता कितना है, 1020 मेगावाट है, जो 6 इकाई 170 मेगावाट से प्राप्त होती है, और यहाँ पर फ्रांसीसी टरबाइन वगैरह का उपयोग किया गया है। रन ऑफ द रिवर डैम का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्या मतलब होता है उसका।
उसका मतलब यही होता है कि उसमें नदी के प्रवाह को बाधित नहीं किया जाता है। नदी की धारा अपने मूल स्वरूप में बहती रहती है। हम उससे बिजली उत्पादन के लिए कुछ धाराओं को मोड़ करके लाते हैं और फिर उसको हम एज इट इज उसमें जल में छोड़ देते हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान जीरो होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो डैम बनाए जाते हैं, क्या वो पर्यावरण हितैषी होते हैं? हाँ, पर्यावरण हितैषी होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। लेकिन अगर बड़े डैम बनाए जाएं, बहुत बड़े स्तर के डैम बनाए जाएं, तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो जैव विविधता है, जलीय जैव विविधता, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन छोटे जो डैम हैं इस प्रकार के, यह पर्यावरण हितैषी होते हैं, क्योंकि इससे जीरो एमिशन होता है, एमिशन जीरो होता है। नदी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जल प्रवाह भी एज इट इज़ बनी हुई है, और बायोडाइवर्सिटी जो है जल का जो जैव विविधता है, इकोसिस्टम है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने कई सारे डैम पहाड़ी राज्यों में बनाने शुरू किए हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के भी कई सारे राज्यों में छोटे डैम बनाए जा रहे हैं। नुकसान कब पहुंचता है? जब डैम बनाने के लिए ब्लास्ट वगैरह किया जाता है, तो आस पड़ोस के जो हिमालयन तंत्र है उसमें कई सारे जगहों पर क्रैक देखा जाता है, कई सारे हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये इसके चैलेंजेज हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। परियोजना का आरंभ 2008 में तैयार किया गया था, निर्माण 2011 में शुरू हुआ। भारत सरकार ने इसके लिए पूर्ण वित्त पोषण प्रदान किया है। 3800 करोड़ रुपए की लागत से कम यह बन करके तैयार हुआ है। पुयांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर अथॉरिटी 2 द्वारा संचालित है, जिसमें भारत की भागीदारी भी है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के 6 यूनिट का निर्माण और कमीशनिंग भी वहाँ पर किया गया। तो BHEL है और वहाँ की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए सवाल क्या यहाँ से पूछा जा सकता है? प्रीलिम में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, नदी का नाम पूछा जा सकता है, कहाँ पर लगाया गया ये पूछा जा सकता है, कब ये परियोजना लॉन्च किया गया, तो 2008 में, लेकिन शुरुआत हुई है कब से? तो 2011 से यह डैम बनना शुरू हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि भारत और भूटान के बीच में संबंधों के बारे में बताएं। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आर्थिक संबंध में किस प्रकार से जो ऊर्जा से संबंधित हमने प्रोजेक्ट पर काम किया। बहुत सारे हैं, मांगेछू, क्यूछू, बहुत सारे हैं ऐसे जो अलग अलग डैम भारत सरकार ने भूटान के साथ मिलकर के बनाए हैं। तो भारत और भूटान का संबंध आपके IR के लिए 71 BPSC मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गया। इसको हम लोग IR के लेक्चर में करेंगे, PT का रिजल्ट आ जाए उसके बाद से। ये मूवी एक रिलीज हुई, हक, बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है। लेकिन ये जिस इशू पर बना है, आज उस इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। हक मूवी आई है, आप समय मिले तो देखिएगा। बाकी इसमें ये क्या है ना कि बहुत ही चर्चित मामला है, शाहबानो केस है 1985 का, जहाँ पर एक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था, ट्रिपल तलाक, जो इस्लामिक हिसाब से सही मानते थे कई लोग, लेकिन भारत सरकार ने उसको अवैध घोषित कर दिया है। अब भारत में ट्रिपल तलाक देना अवैध है, यह जुर्म है। महिला अधिकार से जुड़ा हुआ इशू है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या है और यह मूवी किस पृष्ठभूमि बनी है। शाहबानो का केस क्या है? ये केस जो है ये बीजारोपण था भारत में नए दौर की सांप्रदायिकता का। क्यों भाई, आपको मैं समझा देता हूँ। ये केस हुआ था शाहबानो का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था कि भाई यह जो तलाक दिया गया है यह इलीगल है। तो राजीव गांधी जी के सरकार ने, जो राजीव गांधी थे, उनकी सरकार ने इस फैसले को 2/3 बहुमत से पलट दिया था। संसद के 2/3 बहुमत से पलट दिया था और तलाक को जायज़ बता दिया था। जिसके पास से हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण है, उस राजनीति का नया बीजारोपण हुआ था। तो अब मुस्लिमों को तो तुष्ट कर दिया उन्होंने, तो हिंदुओं को तुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवा दिया था। तो ये राजनीति उसी समय से शुरू हुआ। फिर मंडल कमंडल की राजनीति, जिसने बहुत सारे स्तरों पर भारत को प्रभावित किया, उसका बीजारोपण यहीं से माना जाता है। शाहबानो केस 1985 से प्रेरित एक हालिया बॉलीवुड फिल्म में मुस्लिम महिला का अधिकार और समान नागरिक संहिता से जुड़े भारत के सबसे चर्चित न्यायिक निर्णयों में से एक पर जनता का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित करवाया है, और यही है शाहबानो का केस। ये भारत के कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट वाले केस हैं जिसको आपको समझना चाहिए, और इस पे जुड़े हुए इम्पैक्ट हैं, क्या गहरा प्रभाव पड़ा है इस केस का, और राजनीति किस प्रकार से इस प्रकार के केस का उपयोग करती है,
उसको भी आपको समझना चाहिए। देखिए इशू क्या है, मामले की पृष्ठभूमि को ज़रा समझते हैं, फिर हम लोग इससे जुड़े हुए इशूज़ को समझ लेंगे। वर्ष 1978 में शाह बानो बेगम 62 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद ट्रिपल तलाक, जो 3 बार तलाक 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 कहा जाता है, CRPC की धारा 125 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत में भरण पोषण की मांग की थी कि ये जो तलाक दिया गया ये गलत है और मुझे भरण पोषण मिलना ही चाहिए। 62 वर्ष की कोई महिला है, ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन उसको तलाक दे दिया गया था। यह धारा धर्म की परवाह किए बिना आश्रितों को भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित करती है। CRPC की धारा 125 के तहत में आप किस धर्म से बिलोंग करते ये देखे बिना ही आपको भरण पोषण का अधिकार दिया जाता है महिलाओं को। साहबानों के पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का उसकी जो जिम्मेदारी है वो तलाक के 3 महीने बाद तक ही है, उसके बाद आपका क्या होता है कोई नहीं देखता है। तो उसने बोला कि जो मुस्लिम जो लॉ है उसके अनुसार से, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी इद्दत अवधि क्या होता है, तलाक के लगभग 3 महीने तक की अवधि होती है, तक ही सीमित है। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह बानो के भरण पोषण की राशि बढ़ा दी, जिसके विरुद्ध उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि ये जो भरण पोषण की राशि देनी पड़ रही है ये भी मैं नहीं देना चाहता हूँ। प्रतिशतात्मक समाज का अगर स्वरूप देखना हो आपको तो आप यही देख सकते हैं। प्रतिशतात्मक समाज में धर्म का कोई पाबंद नहीं है, सभी धर्मों में महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ें सीमित कर दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1985 यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को एक पंथ निरपेक्ष कानून घोषित किया और कहा कि यह मुस्लिम सहित सभी पंथ सभी धर्म के लोगों पर यह लागू होता है। अगर आपने तलाक दिया है तो आपको भरण पोषण तो कम से कम उस महिला को देना ही पड़ेगा। 62 वर्ष की महिला कहाँ जाएगी? ज़रा इसको सेंसिटिव तरीके से समझेंगे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शाह बानो को इद्दत अवधि के बाद भी भरण पोषण का अधिकार है। यह खेद व्यक्त करता है कि अनुच्छेद 44 मृत पत्र बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 44 के क्रियान्वयन न होने की आलोचना की और समान नागरिक संहिता की वकालत भी की थी कि क्यों इस देश में महिला में फ़र्क किया जाता है। वुमेन तो वुमेन होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये चीज़ सर्वोच्च न्यायालय का उस समय टिप्पणी था कि यह जो है ये गलत है और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 44 पड़ा हुआ है वो मृत है, लगभग में डेड है, उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि उसको वो लागू करे, लेकिन सरकार ने आज तक आर्टिकल 44 को लागू नहीं किया है। न्यायालय ने तलाक के बाद ही भरण पोषण की जारी रखने के समर्थन में कुरान का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। प्रतिघात और विधायी प्रक्रिया 1986 रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध का सामना करते सरकार ने मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम ने शाह बानो के पति की जिम्मेदारी जो थी उनकी इद्दत अवधि उसको सीमित करके दीर्घकालिक भरण पोषण की जिम्मेदारी महिला के परिजनों या वक्फ बोर्ड पर स्थानांतरित करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही कमज़ोर कर दिया। जो उसके पति पर था ना कि भाई आप अगर इसके पति हैं, आपने तलाक दिया है तो आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, वो इस लॉ के द्वारा उस समय की सरकार ने, राजीव गांधी जी की सरकार को प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट माना जाता है कि कंप्यूटर और इत्यादि इत्यादि क्षेत्र वो लेकर के आए। लेकिन देखिए तो उन्होंने बोला कि ये जिम्मेदारी महिला के परिजनों पर है और वक्फ बोर्ड पर में है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो लगभग में उसको पलट ही दिया गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हस्बैंड का होगा, इसमें बोला गया कि पति का नहीं होगा, पति का तो 3 महीने तक ही होगा। इसके बाद से जो आपको बिहार के राज्यपाल दिखते हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और कई सारे लोगों ने इस निर्णय पर में खेद व्यक्त किया था कि ये क्या है, हमें प्रोग्रेसिव समाज का अगर निर्माण करना है तो हम इस तरह के एक्ट क्यों बना रहे हैं। डेनियल लतीफ़ मामले 2001 में पुनः पुष्टि। वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 का अधिनियम को बरकरार रखा, जब डेनियल लतीफ़ शाह बानो के वकील ने डेनियल लतीफ़ मामले 2001 में इसकी वैधता को चुनौती दी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पति को इद्दत अवधि के भीतर एक मुश्त भुगतान करना होगा ताकि महिला के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जिससे शाह बानो निर्णय की भावना संरक्षित रहे। मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य में भी यही चीज़ हुआ। देखिए क्या है, 2016 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1986 का अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को रद्द नहीं करता है, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण के लिए किसी एक या दोनों कानून के अंतर्गत
आवेदन कर सकती हैं। अब ये मुस्लिम महिलाओं पर है कि वो 1986 के अधिनियम के तहत मांगती हैं वक्फ बोर्ड से, या फिर 125 के तहत अपने पति से मांगती हैं। साहबानों का मामले का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसने कानूनी स्पष्टता को बहाल किया, न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए संवैधानिक समानता सुनिश्चित की और भारतीय भरण पोषण कानून के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को पुनः पुष्ट किया। लेकिन इसके बाद जो राजनीति हुई वो आपको पता ही है, और भारत सरकार ने जो अभी हाल में 2019 के बाद मोदी गवर्नमेंट बनी तो उसने तलाक, ट्रिपल तलाक को ही अवैध घोषित कर दिया। अब आप 3 बार में किसी को लगातार कह करके तलाक नहीं दे सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में साहबानों का केस और 125 और 1986 का अधिनियम और जो भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक का एक्ट बनाया है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग ज़रूर ही कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है को-ऑफ होम कुंभ 2025। क्या है ये? को का मतलब है कोऑपरेटिव, सहकारी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने भारत के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको क्या कहा जा रहा है, को-ऑप कुंभ 2025 इसका नाम है। जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनका कुंभ 2025। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे न्यूज़पेपर में रहता नहीं है, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है ये सब टॉपिक को। इसका उद्घाटन किया गया है ना। को-ऑप कुंभ 2025 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक तरीके से कुंभ 2025 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और दिल्ली घोषणा पत्र 2025 को भी अपनाया गया है। दिल्ली घोषणा पत्र 2025 को भी अपनाया गया है। छोटा सवाल आपसे पूछेगा, को-ऑप कुंभ अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह क्या है और इसका क्या है भविष्य? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताएं, या जिसने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए जो किया गया है। तो शहरी सहकारी क्षेत्र बैंकिंग के बारे में अगर आपसे प्रीलिम में सवाल पूछा तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पर, कि तो चर्चा में ही नहीं था। इसको ज़रूर याद रखिएगा। दिल्ली घोषणा पत्र 2025 जो है एक कोऑपरेटिव सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक घोषणा पत्र है जिसको भारत सरकार ने अपनाया है। मैं शहरी सहकारी बैंकों के बारे में अभी विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में 2-4 लाइन पढ़ करके समझते हैं कि क्या है ये। यह शहरी सहकारी बैंक के विस्तार के लिए रोड मैप के रूप में कार्य करेगा कि किस प्रकार शहरी सहकारी बैंक, हालांकि सहकारी बैंकों से बोलते हैं दूर भी रहना चाहिए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यह पर्सन के ट्रस्ट के आधार पर चलता है और कई बार जो लोग हैं वो इसके जो प्रबंधक वगैरह होते हैं वो सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक बैंक जो है वो डूबा था, सहकारी बैंक, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। सरकार ने डिजिटल पे, सहकार डिजिटल पे और सहकार डिजिटल लोन ऐप्स की शुरुआत की है। क्या है? सहकार डिजिटल पे और सहकार डिजिटल लोन, डिजिटली लोन आप और पे करने के लिए एक ऐप की शुरुआत की ताकि सबसे छोटे यूसीबी भी डिजिटल भुगतान तथा ऋण सेवाएं प्रदान कर सकें। सामान्य तौर पर जो सहकारी बैंक होते हैं वो डिजिटल भुगतान से नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भी जोड़ने के लिए सरकार ने इसको शुरू किया है जिसको कहा जा रहा है सहकार डिजिटल पे, और जिसको सहकार डीजी पे, डिजिटल पे जो भी आप बोलें, सहकार डिजिटल लोन, ये दोनों ऐप्स की शुरुआत की गई है। अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में एक यूसीबी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया दिल्ली घोषणा में। इसमें कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी के जो भी शहर होंगे, जैसे बिहार में कुछ शहर हैं, जैसे पटना है 2 लाख से अधिक शहरी आबादी वाला, और भी कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर शहरी आबादी जो है, शहरी अर्बन आबादी की बात हो रही है बंधुओं, ग्रामीण आबादी की बात नहीं हो रही है। तो वो अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी संघ को 2 वर्षों के भीतर 1500 बैंकों को सहकार डिजिटल पे से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सफल क्रेडिट सोसाइटियों को यूसीबी में परिवर्तित करने का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है ताकि यूसीबी का अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका विस्तार हो सके, इनका विस्तार हो, इसको लेकर के ये घोषणाएं की गई हैं। अब जरा समझेंगे कि सहकारी क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसके वही प्रावधान होते हैं। तो इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, यहाँ पर 2 लाइनें पहले पढ़ लेते हैं। शहरी सहकारी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ 2023 से 2.8% से घट करके 0.6% हो गई है, यानी कि सही काम कर रही है। मैक्सिमम जो यूसीबीज़ हैं वो सही काम कर रही है। अब यूसीबी के बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है ये, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में
जो को-ऑप कुंभ दिल्ली में आयोजित किया गया है उसके बारे में बताएं और यूसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में बताएं। तो आपसे पूछ सकता है, भाई बैंकिंग क्षेत्र का सवाल है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। अर्ध शहरी सेमी अर्बन एरिया जो होते हैं या अर्बन एरिया जो कंप्लीट अर्बन महानगर वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर इनको मुख्य रूप से काम करते हैं। ये छोटे व्यवसाय, खुदरा ग्राहक और कम आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक सहकारी सिद्धांतों पर आधारित हैं जहाँ सदस्यता और स्वामित्व सदस्यों जैसे कि स्थानीय व्यवसायी कर्मचारी के हाथों में होता है। ठीक है, इसी के कारण से यह सही तरीके से भी काम करता है। कई बार लोन वगैरह आसानी से मिल जाते हैं जो मुख्य धारा के बैंकिंग में नहीं मिल पाता है, और यह स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को पहचानते हैं तो किसको कितने रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोन भी मुहैया करवा देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 2025 तक यूसीबी कुल संख्या लगभग में 1926 है जो आरबीआई के अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट द्वारा विनियमित किए जाते हैं। पहले आरबीआई के विनियमन से इनको बाहर रखा गया था, लेकिन जब इनमें दिक्कतें आने लगी, चुनौतियां आने लग गई, तब आरबीआई ने इसको रेगुलेट करना शुरू किया और आरबीआई अब इसको रेगुलेट करते हैं। ये बैंक कुल बैंकिंग जमा का 2.5% हिस्सा रखते हैं, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्थानीय स्तर पर बहुत आसानी से जो लोन है वो मिल जाते हैं, लोग पैसे जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये, कब शुरुआत किया गया था, किस प्रकार से काम करता है। 1989 में सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत में 1889 में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। 1906 में भारत का पहला यूसीबी अन्योरा सहकारी शेयर मिल बैंक स्थापित हुआ था। ये पीटी फैक्ट हो गया आपका काफ़ी महत्वपूर्ण। 1949 में बैंकिंग विनियम अधिनियम लागू होने के बाद 1949 में 1 मार्च 1966 से सभी यूसीबी को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। इससे पहले के मौजूद यूसीबी को 3 महीने में आवेदन करना पड़ा और उसके बाद से आपको लाइसेंस चाहिए आरबीआई से, तभी आप यूसीबी वगैरह स्थापित कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। कब शुरू हुआ? 1889 में। 1966 से के बाद से आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद यूसीबी को ब्रांच विस्तार और नई सेवाओं की अनुमति मिली। 2025 तक 90% से अधिक यूसीबी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कार्यरत हैं जो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देते हैं। 2001 के पंप लोन बैंक घोटाले के बाद आरबीआई ने सख्त निगरानी बढ़ाई और इसके बाद से इनको बहुत ही बड़े स्तर पर रेगुलेट करना आरबीआई ने शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे घोटाले हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, जगह जगह पर इस प्रकार के बैंकिंग जो हैं उसमें घोटाले पकड़े गए, इसलिए लोगों का ट्रस्ट भी कम हुआ है। अगर आपने स्पेशल ऑप्स देखा है क्या, हॉटस्टार पर जो दूसरा सीजन आया था उसका स्पेशल ऑप्स का, तो वो देखेंगे ना तो उसमें एक प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो इसी प्रकार के बैंक में अपना पैसा जमा करता है जो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाती है, क्योंकि जो जिसको ऋण देती है वो सारा ऋण लेकर भाग जाता है ना। तो वहाँ पर आपको समझ में आए किस प्रकार से यह काम करता है। देखिए अगला क्या है, 2 स्तरों पर संरचना होती है, प्राथमिक, स्थानीय और राज्य सहकारी बैंक। ये मुख्य रूप से निम्न कार्य करते हैं: जमा और ऋण, छोटे ऋण, बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट एफडी भी करते हैं। स्थानीय फोकस: प्राथमिक क्षेत्र ऋण पीएसएल, लक्ष्य कृषि एमएसएमई, कमजोर वर्गों को 40% ऋण देते हैं। बीमा, रेमिटेंसेज, एटीएम नेटवर्क, ये सब काम ये करते हैं। म्यूचुअल फंड भी आप करा सकते हैं यहाँ से। मिनिमम कैपिटल कम से कम 1 लाख का शेयर कैपिटल और रिजर्व अनिवार्य है, तभी जाके आप यूसीबी खोल सकते हैं। आरबीआई भी अब इनको रेगुलेट करता है। 17 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है। अर्बन बैंक डिपार्टमेंट जो आरबीआई का है वो इनके रेगुलेशन के लिए काम करता है और अलग अलग एक्ट के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। ये सीआरआर 5% बना करके रखेंगे, एसएलआर 25% बना करके रखेंगे, तभी ये काम कर सकते हैं। तो आज के जो मुख्य रूप से 4 टॉपिक थे वो मैंने आपको करवाया है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता पीटी मेंस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था उसमें साहबानों का भी मुद्दा था जिसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके अलावा जो हमने भूटान और भारत के बारे में पढ़ा है पीटी फैक्ट, उसको भी याद रखिएगा। पीटी का रिजल्ट आज आने की पूरी संभावना है, अगर आज नहीं आती है तो देखिए कब आता है। फिर बहुत लंबा खींच दिया इन्होंने, गलत किया इन्होंने, खींच करके इतना नहीं खींचना चाहिए था भाई। यूपीएससी का रिजल्ट तो 14-15 दिनों में दे देता है, 17 दिनों में, 18 दिनों में प्रीलिम का रिजल्ट आ जाता है।
मेंस का भी रिजल्ट जल्दी ही देती है यूपीएससी। बीपीएससी भी दे रही थी पिछले साल तक, तो पता नहीं इस बार क्या हो गया भाई, देखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।